देखिए सवाल उठा, वो मेरी आरटीआई से इतना बड़ा सवाल बना कि वो जो प्रिविलेज कार्ड एंट्री थी वो उन्हें ख़त्म करनी पड़ी। अगर वो सही होती तो ख़त्म क्यों करते, जी। उसका जस्टिफिकेशन देके उसे कायम रखते। और ये जो आपने बताया, बिल्कुल आपने जो प्रस्तावना रखी थी कि आर्थिक हितों के अनुसार ही ये आरटीआई जुड़ी हुई है जी। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का मेरे ख्याल से दृष्टिकोण भी है जो उन्होंने अपनाया था अपने मापदंड निर्धारित करते समय, और इससे कोई नहीं बचा। प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति पद के रहते हुए 250 या 250 करोड़ रुपए जो अपने ट्रेवल्स पे खर्च किए, विदेश दौरों अगर पर। ये आरटीआई खुलासा नहीं होता तो मेरे ख्याल से आगे अंकुश नहीं लगता। और उसके बाद ही ये निर्णय हुआ कि सारे विदेशी दौरों का खर्चा वेबसाइट पे डाला जाए। तो इससे कोई अछूता नहीं रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों चाहे राष्ट्रपति हों, सभी में एक अनुशासन की भावना आनी चाहिए। और यथा राजा तथा प्रजा, जब पहले राजा को खुद ही अपने आप ही कुछ आदर्श स्थापित करने चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहिए। बंगला प्रेम तो हमारे यहाँ राजनेताओं में कूट कूट के भरा हुआ है। 26 फरवरी को इलेक्शन कोड लागू होने से चंद दिन पहले जब पिछली सरकार थी 59 आउट ऑफ टर्न एलोकेशन कर गई। उसमें लालू यादव जी भी शामिल थे, बूटा सिंह जी भी शामिल थे जी। और अजीब अजीब तर्क दिए गए थे। लालू यादव जी की पोती दिल्ली में पढ़ती है इसलिए उन्हें बंगला चाहिए, उनको सेहत के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, स्वास्थ्य, वो डायबिटिक को इसलिए हाँ, चाहिए। हाँ। बूटा सिंह जी को सुरक्षा कारणों से चाहिए। और ये इस तरीके के जितने भी, खास तौर पे अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री के जितना भी पिछला रिजाइम था उसमें मैंने ये आरटीआई में पाया कि जब भी अनकंफर्टेबल क्वेरीज होती थी वो उसका सेक्शन 63 का मिसयूज करते हुए सीपीडब्ल्यूडी के जितने भी ऑफिस होते थे उनमें ट्रांसफर कर दिया करते थे, चाहे रेलेवेंट क्वेरी उनसे हो या नहीं हो। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसा आपने शुरू में उठाया 6 कृष्णा मेनन मार्ग, मीरा कुमार जी जो थी उस पर कब्जा किए बैठे थी और अंततः उसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जुलाई 2013 के निर्णय और यूनियन कैबिनेट के सन 2000 के निर्णय को एक तरफ रखते हुए उसे इनडायरेक्टली जगजीवन राम मेमोरियल घोषित करवाई दिया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी बंगले कोई गवर्नमेंट बंगलो नहीं, हाँ वो होंगे। हाँ। ऐसे ही 3 बंगलों को एक मिला के काशीराम स्मारक बन गया, जबकि ल्यूटन्स जोन में कंस्ट्रक्शन के लिए रूल्स नियमित हैं कि कोई उसमें बेसिक चेंजेस नहीं हो सकते, तो 3 बंगले मिला के एक कर दिए गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की जितने भी निर्णय पिछले 5 या 10 साल में लिए गए उन सब की जांच कराई जाए और जिसमें भी इरेगुलरिटी पाई गई हो, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता रहा हो चाहे अफसर रहा हो, उनके खिलाफ एक एग्जाम्पलरी कार्यवाही की जाए जिससे कि आगे से कोई अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सके। श्यामलाल जी, ऐसा क्यों होता है जबकि जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें साफ तौर पे कहना था कि स्मारक नहीं बनाए जा सकते, फिर भी नेताओं का ये स्मारक बनाने को लेकर प्रेम जो है, और वो भी जहां वो रहते हैं या उनको जो बंगले अलॉट हुए वहां पे स्मारक बना दिए जाते हैं। इस तरह की चीजें आपको लगता है कि अब इस पर रोक लगनी चाहिए? बहुत हो गया, ये रोक लगनी चाहिए। हाँ। और ये बहुत बड़ा, चूंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा आदमी उस पर कमेंट करने के लिए, लेकिन 3 मूर्ति से लेकर के और इतने सारे बंगले, लाल बहादुर शास्त्री जी का देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी का देख लीजिए, अंबेडकर जी का ये देख लीजिए, अपना जगजीवन राम जी का देख लीजिए, फिर इसी तरह यमुना का तट। तो ये तो लगता है कि बस इन्हीं 5-7 लोगों की ये हो गई है। तो इस पर मुझे लगता है कि नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। आप सही कह रहे हैं और सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि कितने सारे स्मारक किनके जरूरी हैं और कितनी सीमा तक जरूरी हैं। और उसी में आप एक तरफ छोटा सा स्मारक बना दीजिए, लेकिन उसकी पूरी प्रॉपर्टी को आप क्यों इस तरह से वेस्ट करते हैं, नंबर 1। दूसरा है, आप जो टॉयलेट की बात कह रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा सुभाष जी की बात में, कि प्लानिंग कमीशन वाले में कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई और सबको ध्यान में आ गया, उन्होंने उसको बदल दिया। ठीक है, आज भी चले जाइए आप, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में चले जाइए, होम मिनिस्ट्री में चले जाइए, विदेश मंत्रालय में जाइए, किसी भी मंत्रालय में जाइए, शायद आपकी भी इस बिल्डिंग में होगा, कुछ टॉयलेट्स में लिखा रहता है रिजर्व फॉर ऑफिशियल्स, रिजर्व फॉर सीनियर ऑफिशियल्स। आप मुझे बता दीजिए डेमोक्रेसी में इसका क्या औचित्य है? ये जो है, क्या एक जिस टॉयलेट में सेक्रेटरी जाता है और मिनिस्टर जाता है उसमें चपरासी और सेक्शन अफसर जाएगा तो गंदा ज़्यादा हो जाएगा?
आप सिर्फ मैंने बहुत लोगों से पूछा इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है, बोले कि साहब ये इसलिए होता है कि इसको साफ नहीं रख सकते। मैंने कहा साफ नहीं रख सकते तो अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए आप उसको सीनियर ऑफिसर्स के लिए रिजर्व कर देते हैं। मैं कई देशों में गया हूं, मैंने कहीं नहीं देखा कि इस तरह का प्रावधान। तो मुझे लगता है अब इसके लिए भी मैंने तो ऐसे एक आरटीआई पहले की थी, लेकिन नई लोगों की नजर में आई। बट मुझे लगता है कि अब आरटीआई का इंतजार करेगी सरकार, या तो अपने आप बदल लीजिए। आप कहते हैं कि लोग ध्यान नहीं दिलाते, हम ध्यान दिलाते हैं तो गलत करते हैं। ध्यान देना जरूरी मैं आरटीआई से। इसमें मैं दो बातें सुभाष छोटी सी जी और इस ऐड पे करना- लौटता हूं, क्योंकि हम इस बात पे लौटेंगे कि दरअसल क्या इसको लेकर एक जो पूरी मानसिकता है उस सोच को बदलने की जरूरत है, और क्या नई सरकार से हम उम्मीद करें कि ये सोच बदलेगी। क्योंकि शुरुआत में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कम से कम उदाहरण दिए हैं, जो कुछ कहा है, उन्होंने इस बात पर दृढ़ निश्चय दिखाया है कि उसको बदलने का मन बना रखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीति में लोग कहते हैं पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन जो कुछ चीजें परंपराएं वो नहीं बदलती। क्या ये परंपराएं बदलेंगी? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। जानने का में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस देश में राजनेताओं को अपनी सोच और अपने तौर तरीके बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से राजनेताओं के घरों में हमने देखा कि आरटीआई से बात सामने आई कि शीला दीक्षित के घर में 31 एयर कंडीशन लगे थे, और हमने देखा योजना आयोग में 40 लाख का एक टॉयलेट बनता है, मंत्रियों के बंगलों को रिनोवेट करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें वित्तीय अनुशासन अगर लाना है तो हमें इसको बदलना होगा। क्योंकि ये हफ्ता बजट का, इसलिए हम खासतौर से बात कर रहे हैं। जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं तब कहीं ना कहीं राजनेताओं को, राजनीति में जो लोग हैं उनको भी अपना चाल चरित्र और जो उनकी परंपराएं उनको बदलना पड़ेगा। सुभाष अग्रवाल जी और श्यामलाल यादव जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, मैं इसमें 2-3 बातें और ऐड करना चाहूँगा जो मेरे को पता चली हैं कि खाली राजनेता नहीं, जो हमारे यहाँ हाईली पोस्टेड पर्सन्स हैं, जैसे ट्रिब्यूनल्स में, कमीशंस में, वो क्या करते हैं, जब सीपीडब्ल्यूडी की लिमिट खत्म हो जाती है तो वो अपना जहाँ पे वो पोस्टेड है वहाँ से इस तरीके का शान शौकत का सामान अपने रेजिडेंशियल बंगलोज में भिजवा देते हैं। इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। जितने ट्रिब्यूनल्स हैं, आपने अब तक इस बारे में? हाँ, मैंने डाली है, वो केंद्रीय सूचना आयोग में लंबित है, पर मैंने तो एक ही ट्रिब्यूनल की डाली है। ऐसा मेरे को पता लगा है कि अधिकतर बहुत प्राय हो रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ट्रिब्यूनल्स में और ये कमीशंस में। तो इस बारे में हमारी सरकार को चाहिए कि पूरी एक स्टडी रिपोर्ट बनाए कि किसने अपने पब्लिक अथॉरिटी से ये सामान भिजवाया है। जी। दूसरा, ये जो लेफ्टिनेंट्स जोन के जो बंगले हैं, इनको मेमोरियल्स बनाने का बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। श्यामलाल जी ने बिल्कुल सही कहा है। कम से कम जो ये आखिर के 2 केस हैं, 6 कृष्णा मेनन मार्ग और 10-12-14 रकाबगंज रोड, इनके बंगलों को पुनः उसी उसमें स्थापित करना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जबकि लेफ्टिनेंट्स जोन मेमोरियल जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, कि जो होटल्स में ठहराते हैं ये लोग नए सांसदों को, मेरी आरटीआई से ये भी खुलासा हुआ कि जब उन्हें रेगुलर एकोमोडेशन अलॉट हो जाती है तो भी वो उन होटल रूम्स को खाली नहीं करते, और उसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, लोकसभा सेक्रेटरिएट और आईटीडीसी में काफी दिनों तक झगड़ा चलता है। ये बहुत गलत बात है। श्यामलाल जी, बहुत आखिरी में आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि ये परंपराएं, अब नई सरकार है तो क्या इसमें बदलाव होगा? कई चीजें देख के लग रहा है कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने अच्छे ढंग से की है, लेकिन एक फैसला जो हुआ उसको देख करके बड़ी निराशा होती है। प्राइवेट सेक्रेटरीज वाला मामला जिस तरह 20 दिन में उल्टा गया, उससे लगता है कि बहुत ही इनको सतर्क रह करके चलने की जरूरत है। लेकिन कम से कम उनकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा काम करना चाहते हैं, तो अभी देखते जाइए, अभी तो थोड़ा टाइम हुआ है। चलिए, अभी मौका देना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा। ये बदलाव
आएगा, इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात है कि आरटीआई से एक सूचना छोटा के सा अधिकार प्रश्न से मैं और जी, उठाना वो चाहूंगा। बहुत संक्षेप में हाँ, बहुत संक्षेप में कि इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल्स इसके बकाये पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ये क्रिएट नहीं होने चाहिए। एक सांसद पे 42 रुपए का टेलीफोन का बिल कैसे बकाया हो गया? 42,000, आम आदमी का 42 बिल लाख कट जाता है, 42 लाख। 42 लाख के बिल। जी जी जी, जाहिर तौर पर ये सारे मुद्दे हैं जो आरटीआई से सामने आते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि नई सरकार इन परंपराओं को, राजनीति में जो परंपरा हैं, इनमें बदलाव लाने के लिए काम करेगी। बहरहाल आज जो हमने बड़ा सवाल उठाया उसमें बदलाव की हमें इंतज़ार रहेगा। और सुभाष जी और श्यामलाल जी, आप यहाँ पर आए, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो हमारा बड़ा मुद्दा था जो हमने इस बार उठाया। और इसके अलावा आरटीआई को लेकर इस हफ्ते जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। खबर पंजाब से है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है एक ऐतिहासिक फैसला। पंजाब हाईकोर्ट के एक वकील ने एक याचिका दायर करके ये कहा था कि जो सूचना अधिकार कानून को लेकर जो पहले 50 रुपए की फीस थी उसे घटाकर 10 रुपए कर दिया जाए। पंजाब हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने फैसला किया कि उस फीस को 50 रुपए से घटाकर 10 रुपए कर दिया। इसके साथ ही साथ अगर पंजाब हाईकोर्ट से आपको किसी भी तरह की जानकारी को लेकर एक सीडी अगर लेनी होती थी तो पहले उसकी फीस 100 रुपए थी, अब 25 रुपए कर दी गई थी। अगर टेंडर के बारे में जानकारी लेनी होती थी तो उसकी फीस 500 रुपए निर्धारित की गई थी, उसको भी घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अगर आप प्रथम आवेदन करते हैं यानी कि फर्स्ट अपील करते हैं तो उसकी फीस 100 रुपए थी, उसको भी निःशुल्क कर दिया गया है। वैसे भी सूचना अधिकार कानून में जो प्रथम अपील होती है वो निःशुल्क है। 3 साल में भी आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है आयोग। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग आरटीआई का जवाब देने में देरी कर रहा है। आरोप है कि जो प्रोफेसर की नियुक्ति थी उसको मामले में कुछ धांधली का आरोप है जिसको लेकर आरटीआई लगी थी, लेकिन जानकारी देने में आयोग आनाकानी कर रहा है। आयोग की दलील है कि वो एक स्वतंत्र बॉडी है, आरटीआई के तहत नहीं आता, जबकि गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक आरटीआई के तहत उससे सवाल पूछा जा सकता है। जो आरटीआई आवेदक है उसने 12 सरल सवालों का जवाब मांगा था, लेकिन अब तक उसे आरटीआई के तहत जवाब नहीं मिल सका है। खबर उत्तर प्रदेश से है। सूचना अधिकार कानून को लेकर उत्तर प्रदेश बाकी प्रदेशों से काफी पिछड़ा है। अगर हम पेंडेंसी की बात करें तो वो भी बाकी प्रदेशों से सबसे ज्यादा है। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि वहाँ के जो जन सूचना अधिकारी उनकी कार्यशैली और इसके साथ ही साथ राज्य सूचना आयोग में बैठे जो सूचना आयुक्त हैं उनकी कार्यशैली भी हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। एक ऐसी ही खबर आई है कि जब वहाँ के मुख्य सूचना आयुक्त रंजीत सिंह पंकज ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक फैसला सुना दिया। एक आरटीआई आवेदक ने आरटीआई डालकर जब सूचना मांगी, जब हेयरिंग में वो सूचना आयोग पहुंचा तो मुख्य सूचना आयुक्त ने उन्होंने सीआरपीसी की धारा 345 और 228 को आधार बनाते हुए उस आवेदक को 15 दिन की हिरासत में भेज दिया। ये फरमान सुनते ही सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले साफ कर दिया था कि जो सूचना आयुक्त हैं उनकी जो वो न्यायिक कार्यवाही नहीं करते, वो सिर्फ प्रशासनिक कार्यवाही करते हैं। रेलवे पैकेज पर साहब की सुरक्षा में तैनात हैं अधिकतर रेलवे सुरक्षा बल के जवान। जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं इनको ज़्यादातर यात्रियों की सुरक्षा और जो रेलवे की संपत्ति है उसके रखरखाव, उसके देखरेख की लगाए जाते हैं। लेकिन आरटीआई से ये खुलासा हुआ है कि ज़्यादातर रेलवे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो अधिकारियों की सुरक्षा में लगाए गए हैं, वो भी ऐसे वक्त पे लगाए गए हैं जबकि रेलवे में 17,000 जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान की नियुक्तियाँ, जो उनके पद खाली पड़े हुए हैं। और इन रेलवे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनसे रेलवे अधिनियम का हवाला देकर करीब 18 से 24 घंटे तक ड्यूटी कराई जाती है। ये खुलासा हुआ है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और जो आरटीआई आवेदक है उसका दावा है, उसकी दलील है, उसके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग वीडियो की है कि जिसमें कि जो अधिकारियों के घर का काम कराया जाता है इन सुरक्षा बलों से और साथ ही बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम भी करवाया जाता है। ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज दीजिए। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 11001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जानने का hak@gmail.com। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे, आरटीआई जब से लागू हुआ है। आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा